जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और हम बात कर रहे थे ईरान अमेरिका के हवाले से। तवील जंग अब ख़त्म होने को है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों से और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशों से अब 19 जून को जेनेवा में दोनों फरीकैन के दरमियान ये मुआहदा तय पाएगा। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन जफ़र साहब, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। बहुत बहुत शुक्रिया जी अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। डॉक्टर साहब, 19 जून को ये मुआहदा तय पाएगा और इसे जो डायरेक्शन दी जाएगी वो भी पाकिस्तान की जानिब से दी जाएगी। ऑल दो ये जेनेवा में होगा, लेकिन सारे इख्तियारात जो हैं वो पाकिस्तान के पास होंगे। पाकिस्तान ने अमन के लिए बहुत कोशिशें की और पूरी दुनिया जो है वो इसको सराह रही थी। क्या कहेंगे इस पे? जी देखें, पाकिस्तान ने जो कोशिशें की वो बहुत अच्छी की हैं, सिद्ध के दिल से की हैं। और उसका नतीजा ये कम से कम ये तो निकला कि जंग बंदी हुई और बात कोई अमन की तरफ जा रही है। लेकिन मैं अगर इसको बिल्कुल एक गैर जानिबदाराना, जी एक ईमानदाराना तजिया करूं, मुझे इस मायदा, ये अभी तो एमओयू होगा, उसके बाद एमओयू के बाद मायदा होगा, बिल्कुल। उसके बारे में मैं को बहुत ज्यादा पुर उम्मीद नहीं हूँ उसके कायम रहने पे। और वो इसलिए कि आप आज के बयानात देख लें। प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि जी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुलेगा तो फिर बात आगे बढ़ेगी। इसराइल कह रहा है कि हम लबनान का जो इलाका है, जहां वहां कार्रवाइयां नहीं छोड़ेंगे, ना वहां बिल्कुल। से कब्जा छोड़ेंगे। और ईरान कह रहा है कि अगर लबनान का मामला हल नहीं होगा तो ये जंग खत्म नहीं बिल्कुल। होगी। ये बात समझने की है। अब इसमें इम्पोर्टेंट मसला ये है कि इसराइल को समझने के लिए ये जरूरी है कि आप उसको एक रियासत के तौर पे देखने के बजाय एक प्रोजेक्ट के तौर पे देखें। प्रोजेक्ट ये है कि जायनिज्म की एक्सपेंशन होगी और उनका गठजोड़ है हिंदुत्व के साथ। बिल्कुल। ये स्टेट टू स्टेट नहीं है, ये आइडियोलॉजी टू आइडियोलॉजी है। इनका एक प्लान है। अब अगर प्लान पूरा नहीं हुआ है तो ये जंग कैसे खत्म होगी? ये जंग अल्टीमेटली खत्म होगी एक पार्टी की टोटल डिफीट पे। अब वो किसकी डिफीट होती है, कब होती है, कैसे होती है, ये तो वक्त बताएगा आगे जाके। बट दिस इज नॉट एंडिंग। अच्छा, जिस तरीके से और आपने जिक्र उसके किया जी, डॉक्टर जफर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, हम तो प्रोग्राम से पहले भी हम बात कर रहे थे कि इसराइल की जो कौमी सलामती के वजीर हैं उनका भी ये कहना है कि ये जो मुआहिदा हो रहा है, एमओयू साइन होगा, ये सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान में होगा और इसराइल जो है वो अपनी कार्रवाइयां जारी रखेगा। फिर 2 दिन पहले खबर भी आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नेतन्याहू को झाड़ पिलाई है और उन्हें पागल कह दिया है। ये इस तरह की जो गुफ्तगू है नेतन्याहू के दरमियान या डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, जिसे एक्सियोस रिपोर्ट करता है, न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट करता है, क्या समझते हैं आप कि ये सिर्फ एक बातें हैं, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है? कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेसिडेंट ट्रंप चले जाएंगे 2-3 साल, 2-2.5 साल बाद। जब नेतन्याहू जाएंगे तो इनके बाद इससे भी ज्यादा बुरा आदमी आएगा वहां पे। कोई बेहतर आदमी नहीं आ जाएगा नेतन्याहू की जान, क्योंकि प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट मैनेजर चेंज हो जाएगा। सही। नेक्स्ट मैन विल टेक द प्रोजेक्ट फॉरवर्ड। और उसके अंदर उनकी वहां पे मिडिल ईस्ट के अंदर, अब मैं क्या आपको सारी डिटेल्स टीवी पे दूं, वो जाहिर है इस वक्त वो ऐसी डिटेल्स शेयर करना मुनासिब भी नहीं है आपके चैनल पे जी। जो हमारे पास है। लेकिन ये हमारे पास बहुत सबूत मौजूद है इस चीज के कि ये सारे गल्फ में इसराइल के बहुत पुराने पंजे गड़े हुए हैं। बिल्कुल। और 1960 की दिहाई से ये आपस में कोलैबोरेशंस चल रही हैं। फिर उनकी थोड़ी सी आपस में कोई नोक झोंक हो जाती है, एक दूसरे की तरफ आना जाना भी है। सो ये जो झगड़ा चल रहा है, ये अब कितना दिखावे का है और कितना सच्चा है, ये भी आगे चल के पता चलेगा आपको किसी स्टेज पे। लेकिन ईरान की एक पोजीशन है, इसराइल की एक पोजीशन है। ईरान के पीछे चाइना खड़ा हुआ है, इसराइल के पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है। और ये अब इंसेपरेबल है, ये अलहदा भी नहीं हो सकते। और उसका एक फैसला होगा, फैसला कौन दिन आएगा इसका। बट ये एक पाकिस्तान ने कोशिश की है, बहुत अच्छी की है। आज तो नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया कि जी जी। मुबारकबाद दे दी। पाकिस्तान को नहीं दी, लेकिन अमेरिका को दे दी है कि जी ये बहुत अच्छा हो रहा है कि जंग बंदी होने जा रही है। उन्होंने भी रोजा तोड़ा चुप का। तो उनके तो मसाइल और हैं। अब आपको क्या लगता है कि मोदी जाएगा तो कांग्रेस का लीडर आ जाएगा तो वो पाकिस्तान के लिए कोई बहुत दोस्त दोस्त बन जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, वो इससे भी ज्यादा बुरा होगा। सो ये लीडर्स के चेंज होने से प्रोजेक्ट्स नहीं खत्म हुआ करते। ये मुल्क नहीं है, ये प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, नहीं, सो लेकिन ठीक है, अगर मोदी की सरकार चली जाती है और कांग्रेस आ जाता है तो हमने तो वो दौर भी देखा था जब वाजपेयी साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे मुशर्रफ साहब के।
तो अगर ताल्लुकात के हवाले से बात की जाए तो माजी में तो वो भी ताल्लुकात थे। नहीं, ये ताल्लुकात जो थे, देखें, डिप्लोमेसी जब होती है और आमने सामने होते हैं तो एक दूसरे के साथ बस एक रख रखाव होता है, वही ताल्लुकात थे, कोई जाती ताल्लुकात तो नहीं थे। ठीक है। और जो 2001 में, देखिए 2001 में वो मुंबई हमले हो गए, उसके बाद 2003 में क्लिंटन साहब ने आके यहाँ पे पाकिस्तान की जो हिमायत थी कश्मीरियों के लिए, उसके ऊपर उन्होंने कहा ये इसको यहाँ से पुल बैक कर जाए। उसके बाद ही तो इंडिया की चढ़ाई शुरू हुई है। उससे पहले इंडिया कहाँ इस पोजीशन में था कि ऐसी बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल। करता। और इंडिया को खिला पिला के मोटा किया इन्हीं अमरीकियों ने। अब आके उन्हीं के शिप्स के ऊपर वो मिसाइल मार रहे हैं, इसलिए कि अब इंडिया ने मिसबिहेव किया था ना। याद है जब ये इन पे लगी थी, ये टैरिफ लगे थे, तो ये सीधे आईआरसी बनाने पहुंच गए थे दोबारा, पुतिन और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ। वो तस्वीर खिंचवाई थी इन्होंने जी। वहां पे जाके। तो जब इस किस्म की बदतमीजियां करेंगे तो फिर अमरीकी तो जाहिर है उसका जवाब देंगे। उन्होंने ही आपको खिला पिला के मोटा किया, अब आप उनको उनके साथ ही एक विश्व गुरु बन के दिखा रहे हैं, उसका फिर जाहिर है जवाब मिलेगा बिल्कुल unless you begin to behave yourself। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, वजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वजी साहब, स्पॉयलर्स मौजूद हैं और ब्रेक से पहले भी हम इसी हवाले से बात कर रहे थे, जो चाहेंगे कि एमओयू साइन ना हो, मुआहिदा ना हो। इस वक्त अगर मुआहिदे की बात की जाए तो ये मुआहिदा पाकिस्तान के मफाद में भी है, क्योंकि एक तरफ तो हमारा बॉर्डर लगता है भारत की तरफ, भारत के साथ, फिर दूसरा अफगानिस्तान। और अगर ईरान में कोई रिजीम चेंज आता है, यानी इसराइल की बनाई हुई कोई हुकूमत आती है, तो ये भी पाकिस्तान के लिए बेहतर ना होगा। ये तो बहुत से मफरूजात हैं, बहुत सी असम्पशन है जिसके ऊपर बातचीत हो सकती है। लेकिन मैं इस प्रोग्राम के वसूल से, और जो ये रिसेंट हमारी डिस्कशन चल रही है पीस नेगोशिएशन के हवाले, तो पहले तो ये बड़ी बात क्लियर मुझे ऐसा लगता है कि ये है कि जो डील है ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये मौका दे रहा है तमाम पार्टीज को कि वो बैठ के बातचीत करें और एक ट्रांजैक्शनल डिस्कशन जारी रहेगी अगले 60 दिनों में, जिसके अंदर इनको डिवाइड करें तो उसके 2 या 3 फेज बनते हैं। पहले फेज में तो जो ट्रस्ट उसको कम करना पड़ेगा, जिसमें ईरान की तरफ से डिमांड है या जो बात समझ आ रही है कि जो उनके फ्रीज फंड हैं उनको रिलीज किया जाए, एटलीस्ट आधे फंड को रिलीज किया जाए। जो अमेरिका की तरफ से डिमांड होगी वो यूरेनियम के ऊपर बातचीत होगी। फिर जब ये होर्मुज और उसकी एंटी माइनिंग कैंपेन की बात होगी तो फिर इसके ऊपर देखें कि पहले तो काम होगा, माइन रिलीज की जाएंगी, उसमें जो उधर से ट्रैफिक चल रहा होगा उसको मैनेज किया जाएगा। और फिर कोई एक इंटरनेशनल पार्टी होगी जो उसका ऑडिट करेगी कि क्या ये डील क्लियर होगी या नहीं क्लियर होगी। तो ये सब ट्रांजैक्शनल चीजें होंगी और 60 दिनों के अंदर भी इसको अचीव करना होगा। ये डील जो है ये बड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म देती है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो अगले 20-25 दिनों में अपनी काम करें जो 2050 ईयर ऑफ उनका एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, उसमें उनके पास कोई बात आ जाए सेलिब्रेट करने के लिए, वो उनके पेट्रोल प्राइसेस कम हो जाएंगे जी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगी, ये सारा हो जाएगा। लेकिन ये जो डील को कामयाब बनाना है, ये जो 2 डील में मेजर पार्टनर्स हैं यूएस एंड इजराइल और दूसरे साइड पे ईरान, इन दोनों के ऊपर मुनसर है कि वो इस नेगोशिएशन को कितना आगे लेके जाना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल कंप्लीट है कि किसी भी टाइम के ऊपर डील जो है वो कैंसिल भी हो सकती है, बिकॉज हम देखते हैं कि 2015 में आई थिंक जो प्रेसिडेंट ओबामा के तहत एक वो जो कंप्लीट साइन हुई थी, जेसीपीओ साइन हुआ था, वो जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए उन्होंने उसको अपने फैसले के ऊपर उसको कैंसिल कर दिया। और अमेरिका की या किसी भी मुल्क की हम हिस्ट्री देखें तो बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने उठाया है वो वापस डील को जब उन्हें लगता है कि यार ये जो हमने फैसले किए थे या जो डील की ये हमारे जो नेशनल जो इंटरेस्ट है उससे कोइंसाइड नहीं करे, तो वो उसको कम्प्लीटली उसको वापस टर्न बैक कर सकते हैं। बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशन में एक बात बार बार बताया जाता है कि इसमें मोरालिटी की कोई जगह नहीं होती। अच्छा, थैंक यू। अब आप बोलिए। जी वजी साहब, जिस तरीके से आपने प्रेसिडेंट ओबामा का नाम लिया, तो हम अक्सर और बेशतर ये सुनते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे होते हैं कि मेरी जो डील है ईरान के साथ वो ज़्यादा बेहतर है, जो माजी में जिन सदर ने डील की थी वो इतनी बेहतर नहीं थी। तो क्या आप समझते हैं कि ओबामा की डील ज़्यादा बेहतर है या फिर डोनाल्ड ट्रंप की?
देखिए, ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप को, बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि उनकी जो ट्वीट्स होती हैं वो सॉर्ट ऑफ थोड़ी अनफिल्टर्ड होती हैं, और वो चूंकि एक बिजनेसमैन रहे हैं और वो इस तमाम मामलात को एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डील कर रहे हैं, तो उसमें उनकी हर चीज जो है वो अपने फेवरेट है। सही। वो हर चीज को, अपनी चीज को बेहतर समझते हैं और बेहतर बयान करते हैं कि वो बाकियों से हर चीज बेहतर कर रहे हैं, तो पर ये भी एक किसी चीज को तरफ इशारा करती है। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर इस जंग के हवाले से बात करें तो 28 फरवरी को इसका आगाज़ हुआ, 40 रोज़ तक ये जंग चली, फिर उसके बाद सीज़ फायर हुआ, फिर 2 हफ्ते पहले की अगर बात करें तो एक बार फिर अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे, फिर ईरान ने भी रिटेलिएट किया उनके हवाई अड्डों पे। क्या समझते हैं आप कि इस पूरी जंग में ईरान ने क्या पाया? क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि जो 14 निकात थे जिन पे बातचीत होगी, उस पर जो एसिड फ्रीज हैं लगभग 24 अरब के करीब जो फंड्स हैं उन्हें रिलीज किया जाएगा, जो पाबंदियां ईरान पे लगाई गई थी वो हटाई जाएंगी ताकि ईरान जो है वो अपना तेल एक्सपोर्ट कर सके, और फिर हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में ईरान की जो मईशत है वो बेहतर हो जाएगी। ईरान ने बहुत कुछ पाया। ईरान ने मिडिल ईस्ट की हेजेमनी हासिल की इससे। सही। ईरान ने चाइना की एक फ्रंट लाइन स्टेट होने का एक बिल्कुल विजिबल दुनिया को पैगाम दे दिया। ईरान ने आबनाए हुर्मुज के ऊपर अपने कंट्रोल को वंस एंड फॉर ऑल एस्टेब्लिश कर लिया। बिल्कुल। ईरान ने अमेरिका को काइनेटिक वॉर में टक्कर दे के अमेरिकन जो उनका एक ऑरा था ऑफ सुपर पावर, उसको डैमेज किया। मैं ये नहीं कह रहा खत्म कर दिया, डैमेज किया। और वॉरफेयर की बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि पहले जैसे कि ये इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह थे, वो ईरान की जंग में अब हमें नजर आया कि आउटडेटेड हो चुकी है। सो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर, 6th जनरेशन वॉरफेयर, बहुत कुछ इंट्रोड्यूस किया ईरान ने। और इसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज हमें नजर आई कि एक ईरान की जंग से जो क्लोजेट में बहुत सारे स्केलेटन्स पड़े हुए थे वो निकल के बाहर आ गए। यानी बहुत सारे ऐसे ममालिक जो अपने आप को फलस्तीन का, मुस्लिम दुनिया का दाई और हामी बताते थे, उनकी कली खुल गई। और बहुत सारे ऐसे ममालिक जो अपने आप को रीजनल पावर्स बताते थे, उनकी हैसियत भी नजर आ गई कि वो तो खुद को डिफेंड करने लायक नहीं है, उनको दूसरे मुल्कों की फौजों की जरूरत है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो जगह अगर आप अपनी हिफाजत नहीं कर सकते तो आप किस किस्म के हेजेमॉन हैं। तो मैनी रीजनल प्लेयर्स हैव बीन कट टू साइज। अब उनकी वो हैसियत नहीं है जो जंग शुरू होने से पहले थी। तो ईरान की जंग ने तो बहुत कुछ बदल दिया है। अब हमारे ऊपर है कि जो ये तब्दीलियां आई हैं हम इन्हें कितनी रियलिस्टिकली देख सकते हैं, और उस रियलिज्म की बुनियाद पे हम आने वाले वक्तों के लिए अपनी पॉलिसी को तरतीब दें, क्योंकि पुराना दौर खत्म हो चुका जी। वो अलायंसेस भी खत्म हो चुके। नहीं डॉक्टर साहब, जो मईशत है ईरान की वो भी अब बेहतरी की तरफ जाएगी अगर पाबंदी हटा दी जाती है ईरान पे, जो फंड्स हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं, दोहा में फंड्स है, दीगर ममालिक में जो एसिड फ्रीज हैं। परसों कल बल्कि जेरूसलम पोस्ट का एडिटोरियल ये था कि जब ओबामा के आपने इनके साथ मामले की बात की थी कि ओबामा ने इन्हें $6 बिलियन रिलीज किए थे, अब तो $24 बिलियन रिलीज करने की बात हो रही है। पहली किस्त आएगी $12 बिलियन की। सो हिजबुल्लाह इज नॉट गोइंग एनीवेयर। ईरान के पास ज्यादा पैसा होगा, पहले से ज्यादा ईरान ज्यादा ताकतवर होगा। और अब ये देखना होगा, क्योंकि वो जो लेवेंट का एरिया है, यानी कि साउथ ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, वो ईरान के ज्यादा कंट्रोल में आएगा। और ईरान की पोजीशन अब अरेबियन पेनिनसुला में मजबूत होगी, यमन में मजबूत होगी, सूडान और सोमालिया में मजबूत होगी। और ये जितने आपके गल्फ के ममालिक हैं, ये अब ईरान की बात मानने पे मजबूर होंगे। इनकी अब वो हैसियत नहीं होगी जो पहले हुआ करती थी, या लोगों ने तस्वुर कर ली थी कि ये अरब ममालिक ने तो अमेरिका को अड्डे इसलिए दिए थे ताकि उनकी हिफाजत हो सकेगी। लेकिन अब फिर एक बड़ा सवाल ये भी हो गया कि अमेरिका जो कि खुद को सुपर पावर क्लेम करता है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ नहीं खुला सका, तो फिर हमारी हिफाजत क्या खाक करेगा? बिल्कुल, और ये स्ट्रेटेजी से हुआ है। ये आपका क्या ख्याल है कि सुबह उठ के उन्होंने अचानक सोचा होगा कि चले हम अमेरिकी अड्डों पे हमला कर देते हैं? इसकी उन्होंने पूरी तैयारी की होगी, पूरी मैपिंग हुई होगी, उसके रिस्पॉन्स को कैलकुलेट किया गया होगा। कोमोडोर साहब बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छा बता सकते हैं कि जब ये हॉर्मुज़ के ऊपर इन्होंने
ये सीज लगाया था, तो उसकी उनको कितनी उनके पास हैवी कैलकुलेशंस होंगी कि अगर जब हम ये करेंगे तो उसके क्या मुमकिन रिस्पॉन्स आएंगे, उनको हम कैसे टैकल करेंगे, एंड दे हैंडल्ड इट वेरी वेल। सारी दुनिया ने देख लिया। अब देखने में देखें, जो एक हमारी जो हमारा तो फौजी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन हमें ये चीज समझ आई है ये जंग देख के कि आपके अंदर अगर कॉस्ट पे करने की हिम्मत और ताकत है तो आप जंग जीत सकते हैं। अगर आपके पास सही। कॉस्ट और तकलीफ सहने की ताकत नहीं है तो आप हथियार लेके रख के बैठे रहें, जैसे आपके बहुत से ममालिक जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असला इकट्ठा करके, आई डोंट नो कि उससे क्या करते हैं, बैठे बिल्कुल। रहें। बिल्कुल ठीक है। वजी साहब, शॉर्ट क्वेश्चन है, 19 जून को जो है वो MOU साइन होगा दोनों फ्रीकैन के दरमियान। क्या देख रहे हैं आप कि ये MOU वाला जो फर्स्ट स्टेज है वो मुकम्मल तौर पे दोनों फ्रीकैन पार कर लेंगे? मेरा ख्याल है कि MOU तो ये साइन हो जाएगा, लेकिन उस MOU के साथ जो कंपनी जो कोरिया क्रिएट किया हुआ है, वो दोनों साइडें जो है वो उसको अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए तो इस्तेमाल करेंगी। कंटिन्यूस जो है वो ईरान बात करेगा नॉन स्टार्टर के हवाले से कि जब तक हमारे पास जो फंड जो हमें रिलीज नहीं होते तो हम अभी बात नहीं कर सकते। वॉशिंगटन जो है वो उसके ऑपोजिट एग्रेसिवली उसको मेरे ख्याल में बात करेंगे कि ये बेस्ट डील ऑफ द सेंचुरी है और हमने पीस के अचीव कर दिया है। और ये तमाम जो मेरा ख्याल जो डिस्कशन होगी या नैरेटिव होगा, ये दोबारा से मैं बात करूँ कि जुलाई 4 को जो उनका इंडिपेंडेंस डे है उसके साथ होगा, तो पहला तो मार्कर जुलाई 4 हो चुका अमेरिका के लिए कि उसमें उन्होंने अपना कैसे वो नैरेटिव सेल ऑफ करेंगे ताकि वो बिल्ड करेगा उनका केस फॉर दी नेक्स्ट मिड टर्म इलेक्शन, जिसमें जेडी वैंस और उनके साथ जो दूसरे हैं फ्लोरिडा और ओहायो की प्लेस, वो रेफरेंडम हो जाएगा ट्रम्प। ईरान जो है वो कंटिन्यूसली मेरा ख्याल है IRGC वाला जो मैटर था और जो कि हम वेस्टर्न कैपिटलाइजेशन के ऊपर नहीं आए, वो कंटिन्यू आर्ग्यू करेंगे कि हमने अपनी सॉवरेनिटी मेंटेन किया है, हमने अपनी टर्म्स के ऊपर ये पीस डील साइन की है। और वो यूरेनियम की बात बाद में करेंगे, पहले वो जो उनका जो नुकसानात किए अमेरिका ने, जैसे पिछले हमारी डिस्कशन में आ रहा था, वो पूरे करने की बात करेंगे और वो जो उनके पीस फंड हैं उसकी बात करेंगे। इस दरमियान में मुझे ऐसे लगता है कि चाइना भी, जो चाइना और रशिया जो ऑपोजिट ग्रुप में है, वो भी अपना कोई ना कोई दरमियान में निकालेंगे। बिकॉज पिछले दिनों ये भी बात आ रही थी कि चाइना का अपना स्विफ्ट कोड के मुकाबले में चाइना ने अपना एक मैकेनिज्म इनिशिएट कर दिया है जो कि बहुत जल्दी पैसा प्राप्त कर देता है। तो इसमें जो 60 दिन की जो विंडो होगी उसमें चाइना हो सकता है कोशिश करे कि ईरान को के साथ जो उसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको प्लग इन करे अपने फाइनेंशियल सिस्टम के साथ। तो दिस लॉट टू सी, तो ये एक सॉर्ट ऑफ जो साइनिंग है वो बॉल रोल करेगी और बॉल रोल के किस तरफ जाएगी ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है अमेरिका के ऊपर। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया वजी साहब आपके वक्त का इनके हमरा थे। डॉक्टर हसन आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपनी मेजबान खतीजा राठौर को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।